जय हिंद। आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक बोर्ड संस्कृत, कॉम्पिटिटिव हिंदी तथा मोटिवेशन वीडियो देते हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी क्रम में आज हम आप लोगों को समास पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले 2 अंकों में मैंने समास पढ़ाया है, समास भाग 1, समास भाग 2। आज मैं समास भाग 3 जो सबसे अंतिम वाला है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले वाले समास को देखने के लिए आप लोग मेरे इसके पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो समास भाग 3 में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ये कर्मधारय समास और ये द्विगु, नय और मध्यम पद लोपी समास। इन 4 समास को मैं आप लोग को आज पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का सूत्र है विशेषणं विशेष्येण वह कर्मधारय, माने जिसमें विशेषण और विशेष्य की बात हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं इसको हम लोग। विशेषण और विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जाए का, तथा उपमान जिससे उपमा दी जाती है और उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यथा मधुरम वचनम मधुर वचनम। यहाँ मधुरम विशेषण है तथा वचनम विशेष्य है। अब यहाँ फिर से हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि विशेषण और विशेष्य, जैसे कि मधुर वचन, वचन की क्या विशेषता है कि वह मधुर है। तो मधुर क्या है? विशेषण है। मधुर विशेषण है और वचन विशेष्य है। मधुर विशेषण है और वचन विशेष्य है। माने वचन की विशेषता क्या है कि वह मधुर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जिसमें विशेषण और विशेष्य की बात लिखी जाए, बताई जाए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और एक चीज़ और जिसमें उपमा और उपमेय की भी बात आए उसे भी कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमुखम। तो मुख कैसा है? चंद्र के समान। तो चंद्र हो गया उपमा, जो उपमा को यहाँ पर उपमान कहा गया है। उपमा को यहाँ पर उपमान कहा गया है। देखिए उपमा उपमान है ना, ये उपमान कहा गया है। तो चंद्रमुखम, तो मुख कैसा है? चंद्र के समान। तो चंद्र हो गया उपमा जिसको हम लोग उपमान कहते हैं, और मुख हो गया उपमेय, है ना। मुख उपमेय और चंद्र उपमा। तो जिसमें विशेषण और विशेष्य, उपमा और उपमेय का समास हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहाँ इसका उदाहरण समझते हैं हम लोग। यह जो है उदाहरणम विशेषण विशेष्य। अब देखते हैं इसको। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम माने नीला कमल। कमल की विशेषता क्या है कि वह नीला है। तो ये नीला जो है यह विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। फिर आगे है चपल बालक, चपल बालक माने चंचल बालक। तो बालक की विशेषता क्या है कि वह चपल है, माने चंचल है। तो चंचल बालक, यहाँ बालक की विशेषता क्या है? चंचल, चपल। संस्कृत में चपल हो जाएगा, हिंदी में चंचल। तो चपला क्या है? विशेषण है और बालक क्या है? विशेष्य है। उसी प्रकार कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, सर्प है विशेष्य और उसकी विशेषता क्या है? कृष्ण। तो कृष्ण है विशेषण, माने सर्प की विशेषता है कि वह काला है। तो विशेषण क्या हो गया? कृष्ण, काला, काला विशेषण हो गया। फिर यहाँ पर है महानदी, महती नदी माने बड़ी नदी। तो नदी की क्या विशेषता है कि वह महती है माने बड़ी है। तो यहाँ पर महती विशेषण है और नदी विशेष्य है। यहाँ फिर से हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर लिखा है महानदी, इसको फिर से हम बता रहे हैं। माने इसका होगा महती नदी। ये आपका हो गया समास और ये हो गया विग्रह। समास महानदी और विग्रह महती नदी। मैं इसके पहले बताया था कि फिर से मैं बता रहा हूँ कि समास जो होता है वह छोटा में कर दिया था। जैसे 2 या 2 से अधिक पद जब मिलकर एक हो जाए तो समास कहलाते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक रहेंगे तो विग्रह कहे जाएंगे, है ना। तो समास जब एक हो जाएगा तो समास हो जाएगा और अलग अलग रहेगा तो विग्रह होगा। उसी प्रकार ये महानदी समास है और महती नदी विग्रह है।
अब ये कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में मैं फिर बताता हूं कि विशेषण और विशेष्य का समास होता है। तो महती माने बड़ी नदी, या बड़ी से मैं समझते हैं, बड़ी क्या है? विशेषण है, और ये नदी क्या है? विशेष्य। ठीक है, तो जिसमें विशेषण और विशेष्य का समास हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसी प्रकार जिसमें उपमा और उपमेय का समास हो उसे भी कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहां देखते हैं, उपमान और उपमेय। उपमान का माने उपमा, उपमा को ही उपमान कहा गया है, और उपमेय माने जिसकी उपमा, जिससे उपमा दी जाए। यहां देखते हैं, चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम माने चंद्र के समान मुख। तो मुख कैसा है? चंद्र के समान। तो हम लोग मुख की उपमा किसे दे रहे हैं? चांद से। मुख की उपमा चंद्र से दे रहे हैं। तो चंद्र क्या है? उपमा है, और मुखम उपमेय है। फिर आगे देखते हैं, घनश्याम, घन इव श्याम। घन माने मेघ होता है, मेघ माने बादल की, तो माने मेघ के समान, श्याम माने काला। तो घन श्याम, घन इव श्याम। तो श्याम की विशेषता कैसी है? श्याम की उपमा किसे दी जा रही है? श्याम माने काला, है ना। तो उस श्याम की विशेषता हम लोग किसे दे रहे हैं? घन माने मेघ माने बादल से, घन माने बादल से दे रहे हैं। तो यहां पर घन जो है उपमा है, और श्याम उपमेय है, माने श्याम की उपमा किससे दी गई है? घन से। आगे है नवनीत कोमलम, नवनीत इव कोमलम। नवनीत माने मक्खन के समान कोमल। तो कोमल की विशेषता किससे दी गई है? नवनीत से, माने कोमल की उपमा नवनीत से दी गई है। तो यहां पर नवनीत उपमा हो गया है, और कोमलम उपमेय। फिर आगे है मुनि शार्दुल, शार्दुल इव मुनि माने बाघ के समान मुनि। माने इसका एक माने भाव यही होगा कि सबसे तेज मुनि, सबसे मेहनती परिश्रमी मुनि। तो यहां पर मुनि की उपमा किससे दी गई है? शार्दुल से, है ना, माने बाघ से। मुनि की उपमा बाघ से दी गई। तो यहां पर उपमा हो गया शार्दुल, और उपमेय हो गया मुनि। तो इस प्रकार आप लोग जान गए कि जो कर्मधारय समास होता है वह विशेषण, विशेष्य, उपमा और उपमेय का समास होता है। ठीक है ना। जैसे चंद्रमुखम, चंद्र यहाँ पर उपमा हो गया, और मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। नीलकमल, कमल यहाँ पर विशेष्य हो गया, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि नील है, तो नील वहाँ पर विशेषण हो गया। तो इस प्रकार ये कर्मधारय समास हो गया। तो आगे हम बता रहे हैं द्विगु समास। संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब द्विगु समास की परिभाषा है संख्या पूर्वो द्विगु, मतलब जिस समास में पूर्व वाला शब्द माने पहले वाला शब्द संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि संख्या पूर्व द्विगु, जिस समास में पूर्व माने पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह था त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहार, तीन फलों का समूह। यह त्रिफला में पहला पद क्या है? त्रि, त्रि माने तीन, त्रयाणाम फलानाम समाहार माने तीन फलों का समूह। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, सात यहां पर तीन भुवनों, भुवनों का समूह। ठीक, तीन, जैसे त्रिलोक माना जाता है ना, तीन लोक, उसी पर तीन भुवन, उसी भुवन को लोक कहते हैं। तो त्रिभुवन माने तीन भुवनों का समूह, माने तीन लोकों का समूह। यहाँ भी त्रि है, माने शब्द के पहले क्या आ गया? त्रि आ गया। तो यहाँ पर ये संख्यावाची हो गया, त्रि माने तीन। अब आगे समास है नए समास। इसका परिभाषा है शुबंत पद के साथ जो नए, न का समास होता है उसे नए समास कहते हैं। नए के बाद स्वर वर्ण रहने से नए का अन
तथा व्यंजन वर्ण रहने से नय का अ हो जाता है। माने नय के बाद, माने नय माने नौ, है ना, के बाद स्वर वर्ण रहेगा तो अन हो जाता है, और व्यंजन वर्ण रहेगा तो अ हो जाता है। अब यहां देखते हैं यथा, नौ इच्छा। अब देखिए ये नौ है ना, और इच्छा, इच्छा है तो ई कौन है, ईश्वर है, ईश्वर है, तो इसलिए नौ इच्छा अनिच्छा हो जाएगा, माने इच्छा नहीं। अब यहाँ पर नौ है, फिर ये स्वर है, तो यहाँ भी नौ का हो गया अन्न, नौ अर्थ अनर्थ है, और नौ सुंदर, यहाँ व्यंजन है ना तो केवल अ जुड़ जाएगा, नौ सुंदर असुंदर, न मोघा अमोघा। इस प्रकार आगे है मध्यम पद लोपी समास, माने जिसका मध्यम माने बीच वाला पद, बीच वाला शब्द लोप माने गायब हो गया है, माने जिसका बीच वाला शब्द गायब हो जाए उसे कहेंगे मध्यम पद, माने शब्द लोपी, लोप हो गया वैसा समास, मध्यम पद लोपी समास। जिस समास में मध्यम माने बीच वाला पद का लोप हो जाए उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। जैसे सिंहासनम, सिंह चिह्नित आसनम, इसमें चिह्नित, देखिए यह चिह्नित जो शब्द है मध्यम पद का लोप हो गया, माने चिह्नित शब्द क्या है, इसमें चिह्नित नहीं है, इसमें चिह्नित दे दिया गया है। माने सिंहासन जो हम लोग समास बोलते हैं उसमें सिंहासन समास है, और इसका विग्रह होगा सिंह चिह्नित आसनम, है ना। तो यहां पर जो चिह्नित है यह लोप हो गया है, सिंहासन क्या हो जाएगा, सिंह चिह्नित आसनम, तो इसमें चिह्नित मध्यम पद का लोप हो गया है। उसी प्रकार देव ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, तो यहां पर कौन शब्द का लोप हो गया है, पूजक शब्द का लोप हो गया है। और पर्णई कुटी, पर्ण कुटी, तो पर्णई निर्मिता कुटी, मतलब पर्ण द्वारा माने पत्ती द्वारा या घास फूस द्वारा निर्मित कुटी, तो यहाँ देखिए निर्मिता भी है, क्या है, यहाँ पर लोप हो गया है। तो इस प्रकार पर्ण कुटी का होगा पर्णई निर्मिता कुटी, माने झोपड़ी, माने पर्ण माने घास फूस या पत द्वारा निर्मित कुटी, कुटिया, जिसको हम लोग झोपड़ी कहते हैं। तो यहां पर यह क्या है, पर्ण कुटी समास है, और पर्णई निर्मिता कुटी विग्रह है। देव ब्राह्मण समास है, देव पूजक ब्राह्मण विग्रह है। सिंहासनम समास है, अच्छी सिंह चिह्नित आसनम विग्रह है। ये जान लीजिए कि समास का उल्टा विग्रह होता है ना, समास मतलब एक शब्द हो गया और उसके टूट गया, अलग अलग हो गया तो विग्रह हो गया। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को आज समास भाग 3 पढ़ा दिया, और इसको और बढ़िया से पूरा समझने के लिए आप लोग समास भाग 2 और समास भाग 1 देख लेंगे।